हाय फ्रेंड्स, आज जो एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो ये 3 करेंगे हम। इससे पहले हम जो 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है, और कई बार एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो ये बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि यह एग्जाम जो है 2 मई से लेकर के 20 मई के बीच में होने वाला है। यानी कि समय आपके पास जो बहुत कम बचा है और तैयारी करने के लिए बहुत सारा बचाती है। तो इसलिए जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि क्या है, एकदम बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है। नहीं विश्वास है तो जाकर के आप जो गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है ये सही है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है ये सही है। देखो, वनों की कटाई से CO2 की मात्रा में कमी नहीं आती बल्कि बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और वनों की कटाई CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में मदद करती है, जो काफ़ी क्या होता है, खतरनाक होता है। अतः कथन कहने का मतलब जो है एक गलत है। और CO2 ऊष्मा के बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकालने देता है। यह जो है ना क्या कहते हैं, सही है। अतः कथन बी जो है बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 1 और 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर कि लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में जो है बनाया गया था। देखो, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की प्रथम उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में जो है बनाया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पहला उपदेश में बनाया गया था, ठीक है। लायन कैपिटल का निर्माण जो ये सम्राट अशोक के द्वारा 250 ईसा पूर्व में 250 ईसा पूर्व यानी कि सारनाथ में किया गया था। इसे जो है अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आपका एग्जाम जो ये ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किसके बीच किया गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच गया था। देखो, खानवा का युद्ध जो प्रथम युद्ध यानी कि 16 मार्च, प्रथम युद्ध जो इसका हुआ था यह 16 मार्च 1527 को हुआ था, ठीक है। 16 मार्च 1527 को हुआ, जो कि बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था, जो कि बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बाबर और राणा संगा के बीच 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। लेकिन इस युद्ध में बाबर विजय हुआ था। लेकिन इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी को उपाधि धारण की थी, जो कि पानीपत के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर ही था, ठीक है। इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर यानी कि भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि गंगा। क्या हो जाएगा, ये गंगा हो जाएगा। लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार दिलीप के पुत्र भागीरथी के तप से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। लेकिन भागीरथी द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने के कारण यह भागीरथी कहलाई, ठीक है। और गंगा नदी की कुल लंबाई की हम बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, कितना है ये 2525 किलोमीटर है। कितना है किलोमीटर 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। लेकिन यह भारत के 5 राज्य जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो इस सभी राज्यों से होकर जो कि बहती है, ठीक है। इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत जो है कारक नहीं है। देखो, संस्थागत कार्य के अंतर्गत यानी कि भूमि सुधार अर्थात बिचौलियों को
चकबंदी यानी कि ईदबंदी, और क्या कहते हैं काश्तकारी सुधार, जिसमें लगान मतलब का नियम मतलब जो काश्त अधिकार की सुरक्षा, तथा और क्या कहते हैं काश्तकारों का भूमि पर यानी कि मालिकाना अधिकार आता है। और इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य होता है कि भूमि का पुनर्वन और पुराने भूमि संबंधों को समाप्त करना, और कृषि के संस्थागत कारक से बिजली नहीं आती है अतः बिजली होगा। ठीक है, तो ये सब मतलब जो इसका फैक्ट होता है कि इसका सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिजली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है 6 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर जो है दिल्ली होगा। क्या हो जाएगा? ये दिल्ली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। लेकिन सी दिल्ली सही उत्तर है, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार प्रथम चार मेट्रो स्टेशन जो कि फर्स्ट में आता है मुंबई। क्या आता है कि फर्स्ट में जो है ये मुंबई आता है, दूसरा दिल्ली आता है, तीसरा क्या कहते हैं कलकत्ता, और चौथा चेन्नई होगा। लेकिन मुंबई की आबादी जो है की बात करें तो 18 करोड़ 39,400 18 लाख। ठीक है, और क्या कहते हैं 18 करोड़ 39,43,093 मतलब है। ठीक है, यानी कि टोटल मतलब जो है वहाँ का आबादी है। ठीक है, कहाँ का? तो मुंबई का आबादी है। कि टोटल आबादी की संख्या इतना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर प्रश्न क्या है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? पंडित राम नारायण या किस वाद्य यंत्र से जो है जुड़ा था? देखो, पंडित राम नारायण इस सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि सारंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि ऊपर उत्पन्न होता है। बताइए। देखो, नवंबर की शुरुआत में निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर यानी स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अंडमान सागर में। ठीक है, अंडमान सागर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या जो है ये सबसे कम है, ये बताना है। देखो, विकल्प के अनुसार हम बात करें तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये जो सिक्किम है। क्या है? ये सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा सिक्किम है। और सिक्किम की जनसंख्या कितना है? तो ये 607688, यानी कि टोटल जनसंख्या जो है इतना है 60,0788 है। ठीक है, तो यानी कि इतना मतलब जो है यहाँ का सिक्किम का जनसंख्या है। और बिहार उसके बाद आता है बिहार, ऑप्शन के अनुसार उसके बाद बिहार आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद जो कि केरल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019 से 20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? निम्न में से किस टीम ने वर्ष 19 से 20 में रणजी ट्रॉफी जो कि जीती थी? देखो, रणजी ट्रॉफी 19 से 20 में यानी कि सौराष्ट्र टीम ने बंगाल को फाइनल में हराकर जीता था। बंगाल को फाइनल में क्या था तो हराकर जीता था सौराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि सौराष्ट्र। देखो, सौराष्ट्र टीम के कप्तान यानी कि जयदेव, कौन था? जयदेव, यानी कि उनादक काट थे। जबकि रणजी ट्रॉफी 21 से 22 का किताब पहली बार मध्य प्रदेश ने फाइनल में मुंबई को हराकर जीता था। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है लोकप्रिय है, ये बताना है। देखो, पाइका एक युद्ध संबंधी मार्शल लोक नृत्य है। क्या है? युद्ध संबंधी। ठीक है, और यह नृत्य उड़ीसा राज्य में लोकप्रिय है। किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा राज्य में। जहाँ देखो भाले और ढाल के साथ युद्ध का प्रदर्शन करता है, और पाइका लंबे भाले का एक रूप है, और यह युद्ध का प्रतीक है कि इसमें पुरुष सैनिक यानी कि वेशभूषा धारण करके यानी कि पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
अगला प्रश्न है 12 नंबर की किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। देखो समापन क्या कहते हैं कि समापन किसी सदस्य द्वारा संसद के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक क्या है प्रस्ताव है, जो कि अविश्वास प्रस्ताव तब पेश किया जाता है कि जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, यह सरकार विश्वास खो चुकी है। इसे नो कंट्री मतलब क्या कहते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब इसको भी कहते हैं, ठीक है। और विशेषाधिकार प्रस्ताव एक नोटिस है जिसे सदन में तब पेश किया जाता है कि जब किसी सांसद या मंत्री द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन की सूचना दी जाती है। लेकिन निंदा प्रस्ताव वास्तव में विपक्ष द्वारा सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति यानी कि असंतोष प्रकट करने या सरकार के कार्य की निंदा करने के लिए निचले सदन में जो है लाया जाता है। तो कहने का मतलब जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि समापन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये समापन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, आत्ममयी समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। आत्ममयी समाज की निर्माण जो है यह किसने किया था, बताइए। देखो आत्ममयी समाज की स्थापना कलकत्ता में कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। लेकिन राजा राम मोहन राय ने किसने किया था, ये राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में किया था। जो कि कब किया था, ये 1815 में। इसे भी याद रखना है कब किया था, ये 1815 ईस्वी में किया था। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म राज की क्या कहते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किया है। इसे भी याद रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है, ये राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया है। और इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। लेकिन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि मतलब दी गई थी। लेकिन राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु की हम बात करें तो इसकी मृत्यु जो है ये 1833 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, ये 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्या कहते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो है यह किस वर्ष किया गया था। देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी कि वर्ष 1976 में किया गया था, ठीक है। वर्ष 1976 में कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद यानी क्या कहते हैं पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। लेकिन भारतीय संविधान का 42वां संविधान क्या कहता है कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था। लेकिन यह एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं संशोधन था और इसके अधिकांश संशोधन 3 जनवरी 1977 से इसे जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इमल्सन का एक उदाहरण है। इमल्सन का देखो दूध क्या है, तो दूध जो एक इमल्सन का उदाहरण है यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि इमल्सन का क्या है उदाहरण है। देखो पायसीकरण 2 या 2 से अधिक अमिश्रीय तरल यानी कि पदार्थों का बना एक मिश्रण होता है जिसमें एक तरल क्या कहते हैं परिक्षेपण प्रस्था और दूसरा क्या होता है अन्य तरल। तो मतलब क्या कहते हैं पायसन के उदाहरण जैसे कि हम बात करें तो मक्खन हो गया, दूध हो गया, क्रीम हो गया, ये सब होता है इसका उदाहरण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 16 नंबर की, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में मतलब कांस्य पदक जो है जीता है। देखो भारत की फील्ड हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2020 में यानी कि कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है, कांस्य पदक जो है जीता था। लेकिन भारत ने टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2020 में कुल 7 पदक जीता, जिसमें से 1 स्वर्ण है, दूसरा रजत है और 4 कांस्य पदक जीतकर यानी कि क्या कहते हैं 48वां स्थान प्राप्त किया है। जिसमें मात्र स्वर्ण नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंक प्रतियोगिता में जीत गया था। लेकिन भारत ने 4 कांस्य पदक भी जीता है, जिसमें व्यक्तिगत क्या कहते हैं प्रतियोगिता में पीवी सिंधु बैडमिंटन और लवलिन मुक्केबाजी में और बजरंग पूनिया कुश्ती में जीते था। लेकिन कांस्य पदक जो ये सम्मिलित रूप से भारतीय टीम द्वारा जीता गया था। लेकिन भारत की ओर से 2 रजत क्या कहते हैं पदक मीराबाई चानू ने और क्या कहते हैं भारोत्तोलन और रवि ददिया ने कुश्ती में मतलब जीता था। तो ये सभी फैक्टर हो जाता है। तो यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फील्ड हॉकी। क्या हो जाएगा, ये फील्ड हॉकी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है।
देखो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। देखो चूर्ण प्रवास यानी कि मोलास्क का सबसे बड़ा जंतु संघ है, सबसे बड़ा क्या है, जंतु संघ है, ये गलत कथन है। अन्य सभी विकल्पों में से दिए गए कथन क्या है, सत्य है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल क्या गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि प्राइड प्राइड प्रेजुडिस एंड क्या कहते हैं पेंडिटरी, ये मतलब लेखन जो कौन है, इसका लेखक कौन है ये बताना है आपको। इसका लेखक जो है ये कौन है। देखो प्राइड प्रेजुडिस एंड पेंडिटरी पुस्तक का लेखक जो है ये शशि थरूर है। कौन है ये, शशि थरूर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि शशि थरूर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 19 नंबर कि भोगाली बिहू, भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। भोगाली बिहू जो है उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखो भोगाली बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। ठीक है, असम में मनाया जाता है। लेकिन बिहू असम के फसल कटाई का प्रमुख त्योहार है जो कि फल पकने की खुशी में हर साल यानी कि 15 जनवरी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन असम के लोग यानी कि प्रकृति और भगवान का फसलों की अच्छी पैदावार के लिए मतलब शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ जो कि फसल पक चुकी है उनकी कटाई भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि अपर्णा, क्या है कि अपर्णा सती सन जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य यानी कि शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। किस नृत्य शैली से जो है जुड़ा हुआ है बताइए। देखो अपर्णा सतीशन यानी जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य क्या कहते हैं शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, तो कुचिपुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कुचिपुड़ी। ठीक है, देखो अपर्णा सतीशन यानी कि तिरुवनंतपुरम की मूल निवासी है और 10 वर्षों से अमेरिका में बसी हुई है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। और इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर जो है पड़ा है, जहां रहने वाले ब्राह्मण इस नृत्य का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 1773 ईस्वी में भारत के प्रथम 1773 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन बना है। देखो 1773 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स ने बना था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल का गवर्नर पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। और इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बम्बई और मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया था। लेकिन चार्ल्स एक्ट यानी कि 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड विलियम बेटिंग था, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वेद है जो कि सबसे पुराना है। देखो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद क्या है, ये ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है ये ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 ईस्वी पूर्व हुई थी। और इसकी रचना का वर्ष ठीक से ज्ञात नहीं है, इसलिए इसकी गणना की गई थी कि ऋग्वेद संहिता मूल पाठ है। और इसमें लगभग जो है 10,600 छंदों में यानी कि 1028 श्लोकों और क्या कहते हैं श्लोकों के साथ 10 पुस्तकों यानी कि मंडलों का संग्रह है। और यह 10 मंडलों में से 2 से 7 मंडल तक पुराना माना जाता है। और इन्हें गोत्र मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना गोत्र विशेष के यानी कि ऋषियों द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए 23 नंबर कि ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है। देखो भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड की बुसन यानी कि ओगाम्बा क्या कहते हैं कि ओगम्बा मरगम्फन को हराकर जीता था। लेकिन बुसानन के खिलाफ 17 मैचों में से यह सिंधु की 16वीं जीत थी। क्या थी, सॉरी क्या कहते हैं 16वीं नहीं बल्कि 16वीं जीत थी। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पीवी सिंधु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है।
देखो ये कोकण कौन किया है, ये कोकण रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण जो है पूरा कर लिया है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कोकण, गोवा और क्या कहते हैं मंगलूर से जोड़ने वाली कोकण रेलवे का गठन वर्ष 1990 में किया गया था। लेकिन कोकण रेलवे का गठन वर्ष 1990 में किया गया था, लेकिन कोकण रेलवे लाइन 736 किलोमीटर लंबी है, लेकिन कोकण रेलवे का मुख्यालय ये नवी मुंबई में स्थित है, इसे ही याद रखना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कोकण रेलवे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। देखो द किस ऑफ लाइफ ये इमरान हाशमी की आत्मकथा है। क्या है, इमरान हाशमी की क्या है, आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन सी जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यह किताब जो है ना क्या कहते हैं इमरान हाशमी के 4 साल के बेटे आयन की किडनी के कैंसर से जुड़ने और उसमें उबरने की कहानी है। और इस किताब को क्या कहते हैं इमरान और उसके दोस्त बिलाल सिद्दीकी ने मिलाकर लिखी है। और कैंसर के इलाज के दौरान हाशमी और उनकी पत्नी ने जो कुछ सहन किया, उस संघर्ष की दास्तां इस किताब में कर दिया गया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और जरूर कर ले और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।